हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम विलयन यानी सॉल्यूशन का पार्ट 2 में बात करेंगे अणसंख्य गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार होंगे उम्मीद है, और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखें। बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि केमिस्ट्री में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो भी लेसन आपको पढ़ना है, जो भी लेसन आपको देखना है, जो लेसन आपको कठिन लगते हैं, जो रिएक्शन आपको कठिन लगती है, कोई रिएक्शन ऐसी हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो करके आप लोग कमेंट्स करके बोलें, और हम आपका उसको सॉल्यूशन आसान और सरल तरीके से देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि आज हम बात करेंगे अणसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणु संख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सीपी से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शनल होती है n/m, जहां जो स्मॉल n है वो विलेय के मोल है, और m है वो विलेय का अणुभार है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे गुणधर्म जो विलेय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? यानी वे गुणधर्म जो विलेय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसे सीपी से पकड़ करते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? परासरण दाब, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, चौथा है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की। कौन कौन सी? वाष्प परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण दाब के बारे में, और परासरण दाब के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं ध्यान रखें आप लोग। तो उसमें सबसे पहले हमें अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो ये देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स अर्धपारगम झिल्ली क्या है जानते हैं आप लोग? यदि नहीं जानते हैं तो सुने। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलयन से विलायक के अणुओं को आसानी से छान देती है या आसानी से उसमें गमन कर जाते हैं, लेकिन विलय के अणु नहीं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आसानी से गमन, या हम कह सकते हैं छन, ठीक है, जाते हैं, लेकिन विलय के नहीं, क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझना चाहें या हम चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो इस तरीके से ये अर्धपारगम झिल्ली लगी है। यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन भर दिए तो इससे विलायक यानी सॉल्वेंट के जो अणु होंगे वो छन जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट यानी विलय के अणु नहीं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो आपको प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और इसके ये आपने देखी भी होगी, जैसे प्याज का जब हम ऊपर का छिलका उतारते हैं तो उसमें एक पतली पन्नी के रूप में महीन झिल्ली होती है, लेयर होती है, वही झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती है, और ये प्राकृतिक है। ठीक है, टमाटर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं अंडे की झिल्ली, टमाटर की झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां हैं। यदि हम दूसरी की बात करें तो वो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, जो झिल्ली मानव द्वारा निर्मित हो, उसी को कहते हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। ये होती है, ध्यान रखें, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की थोड़ी सी मजबूत क्वालिटी की होती है, प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है।
फॉर्मूला इसका CO2 FeCN का होल 6। ठीक है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की बनी हुई झिल्ली कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये तो बात है हमारी अर्धपारगम झिल्ली की। इसके बाद हम बात करेंगे परासरण की। इसकी परासरण, ये क्या है? परासरण, तो यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं, और एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। एक टैंक है, यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक में हमने कम सांद्रता का विलयन रखा, दूसरे में हमने अधिक सांद्रता का विलयन है। कम सांद्रता का विलयन कहने का अर्थ ये है कि ये हल्का विलयन, यानी इसमें विलय की कम मात्रा है। ठीक है, अधिक सांद्रता का विलयन, विलय की अधिक मात्रा है, गाढ़ा है। ठीक है, यदि हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो गाढ़ा, यानी जिसमें विलय की ज्यादा मात्रा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कम सांद्रता का विलयन है इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से छन करके अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने लगते हैं। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होता है, यही जो क्रिया होती है, वही कहलाती है परासरण। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कहने का अर्थ ये है कि कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने की क्रिया परासरण कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम के माध्यम से समझ लें। डेफिनेशन आपका डायग्राम से ही मैंने आप बना करके लिखा है, जिससे आपको याद करना आसान हो। ठीक है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने की क्रिया ही परासरण कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो परासरण की क्रिया होती है वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। कैसे हम समझ सकते हैं? यदि हम अंडे की कठोर परत को हटाएं और उसको जल में डाल दें। किसमें डाल दें? जल में। ध्यान रखें, यदि हम उसे अंडे की कठोर परत को हटा करके जल में डालते हैं तो अंडा फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपरासरण। और उसी अंडे को यदि हम सांद्र HCl के विलयन में डाल दें, किसमें डाल दें? सांद्र HCl के विलयन में यदि हम डाल दें तो अंडा सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को हम बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परासरण। ऐसा क्यों होता है?
जब अंडे की कठोर परत को हम हटाते हैं और अंडे को जल में डालते हैं तो जल यानी विलायक के अणु उसकी जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उससे अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण अंडा फूल जाता है। और उसी अंडे को जब हम सांद्र HCl के विलयन यानी गाढ़े विलयन में डालते हैं तो जो उसके अंदर जल होता है वो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा उसके अणु छन करके अधिक सांद्रता वाले विलयन में चले जाते हैं, यानी सांद्र HCl में चले जाते हैं, जिससे अंडा सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो परासरण की क्रिया होती है वो दो तरीके की होती है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। यदि हमसे कोई पूछ दे कि अंतःपरासरण क्या है तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, यदि हम अंडे की कठोर परत को हटा करके अंडे को जल में डालते हैं तो अंडा फूल जाता है, इस क्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। बाह्य परासरण पूछ दे तो हम कह सकते हैं, यदि हम अंडे की कठोर परत को हटा करके यदि अंडे को सांद्र HCl में डाल दे या फूले हुए जल में जो अंडे में जल चला गया उसको यदि हम सांद्र HCl के विलयन में डाल दें तो अंडा सिकुड़ जाता है, इस क्रिया को हम बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है। देखो, तो परासरण दाब जब हम इन बातों को समझ जाएंगे तो परासरण दाब को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि परासरण दाब के लिए हम एक डायग्राम से ही इसको समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे देखो, एक हमने टैंक बनाया, ये अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहां पर हमने विलयन भर लिया और यहां पर हमने विलायक को ले लिया। क्या ले लिया? विलायक को। और एक चीज ध्यान रखें, यहां पर हमने लगा लिया पिस्टन। ठीक है, यहां पर चाहे तो हम ऐसे समझ लें कि इसमें हमने अधिक सांद्रता का विलयन लिया है और यहां पर भी हमने अधिक सांद्रता का विलयन लिया है और यहां पर हमने कम सांद्रता का विलयन लिया है। ठीक है, या हम यूं कहें कि इसमें हम अधिक का ले लें। कैसा ले लें? अधिक का। और यहां पर हम कम सांद्रता का कर लें। कैसा कर लें? कम सांद्रता का। तो हमें थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अधिक सांद्रता का है यानी विलायक के अणु इसमें कम है और यहाँ पर कम सांद्रता का यानी इसमें विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि जो कम सांद्रता का विलयन होगा उससे विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के किसमें जाने लगेंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करने लगेंगे, जाने लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाएंगे कि ये जो परासरण की क्रिया है यानी कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन में न जा पाए, तो ऐसा दाब ही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी जब हमने क्या किया, इसमें कम सांद्रता का विलयन, यहां पर भी कम सांद्रता का विलयन लिया और यहां पर हमने ले लिया क्या? अधिक सांद्रता का विलयन। तो क्या होने लगा? यानी परासरण की क्रिया होने लगी। यानी कहने का अर्थ ये, कम सांद्रता वाले विलयनों से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने लगे। समझ गए? यानी परासरण की क्रिया चालू हो गई।
तो हम पिस्टन द्वारा इतना दाब लगा दें कि परासरण की क्रिया को रोका जा सके। ठीक है, वही दाब उसका क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये है, कह सकते हैं किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जिससे परासरण की क्रिया को रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? परासरण दाब यदि हम परासरण दाब की बात करें तो कहेंगे किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जिससे परासरण की क्रिया को रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम परासरण दाब के लिए फॉर्मूले को डिनोट करेंगे, फॉर्मूलों को समझेंगे, क्योंकि जिससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं वान ठाप का तनुता नियम। क्या पढ़ेंगे? वान ठाप का तनुता नियम। वान ठाप का तनुता नियम क्या होता है? आप लोग ध्यान रखिए, वान ठाप का तनुता नियम क्या है। यानी वान ठाप ने बताया, कहने का अर्थ यह है कि वान ठाप के अनुसार तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है वो गैस दाब के अनुरूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तनु विलयन होता है उसमें विलेय के अणु उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से गैस में गैस के अणु। ठीक है, तो तनु विलयन का परासरण दाब गैस दाब के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वान ठाप के अनुसार तनु विलयन में विलेय के अणु उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से गैस में गैस के अणु करते हैं। इसलिए तनु विलयन का परासरण दाब गैस दाब के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, चूंकि हमें पता होना चाहिए तनु विलयन के लिए, चूंकि आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, तो यही तनु विलयन के लिए हो जाएगा PV बराबर क्या? nRT। तो यहां से यदि हम P का मान निकालें तो nRT अपॉन में हो जाएगा V। चूंकि हमें पता होना चाहिए N बराबर होता है W अपॉन M, तो इसलिए P बराबर WRT अपॉन में हो जाएगा MP। ठीक है, अब इसी की हम देखेंगे प्रूविंग, किस तरीके से ये निकला है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो P होता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को P या पाई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वायुमंडल होता है। क्या होता है? एटमन, वायुमंडल। ठीक है, तो ध्यान रखें। और दूसरी चीज, यहाँ जहां पर P जो है परासरण दाब है, W विलय की ग्राम में मात्रा है, R जो है वो विलयन स्थिरांक होता है। वहां पर R गैस स्थिरांक होता है गैस के लिए, यहाँ पर R विलयन स्थिरांक होगा। कुछ जगह कुछ लोग यहाँ पर S का यूज करते हैं, यानी सॉल्यूशन विलयन स्थिरांक। ठीक है, इसका मान भी निर्धारित होता है, बता देंगे आप लोगों को। T परम ताप होता है, M विलय का अणुभार है और V विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, कैसे निकला है प्रूविंग देख लीजिएगा इसकी। तो प्रूविंग के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी देखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए बायल का नियम, यानी वान हाफ बायल्स लॉ, यानी वान हाफ के अनुसार बायल का नियम। तो पीबी बराबर WRT/MB की प्रूविंग के लिए ध्यान रखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वान हाफ बायल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखें कि इसमें जब T कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ताप को स्थिर रखकर यदि हम स्थिर रखें तो किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा वो उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी वान हाफ बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू C। और ये आपको पता ही है कि जो C होता है ये प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, यानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, आयतन घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगी। तो यानी हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए वान हाफ चार्ल्स लॉ। वान हाफ के अनुसार चार्ल्स का नियम, यदि यहां पर हम सांद्रता C को कांस्टेंट कर दें, यानी सांद्रता यदि कांस्टेंट हो तो किसी विलयन का परासरण दाब जो होगा वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार हम वान हाफ आवोगाद्रो लॉ। वान हाफ के अनुसार आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, यदि हम T और C दोनों को कांस्टेंट कर दें तो किसी विलयन का परासरण दाब जो होगा वो उसके मूलों की संख्या, किसके? विलय के मूलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण थर्ड। और तीनों समीकरणों को एक साथ लिखें, समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड से। तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू NT/V। ठीक है, हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो स्थिरांक होगा P इक्वल टू RE यूज करें, R NT/V, तो P इक्वल टू NRT/V। ठीक है, चूंकि आप लोगों को पता है N बराबर होता है W/M, तो P बराबर हो जाएगा WRT/MV। ठीक है, जहां P जो है परासरण
दाब है, R विलयन स्थिरांक है, T जो है परम ताप है, M जो है विलेय का अणुभार है, W विलेय की मात्रा ग्राम में है, V जो है विलयन का आयतन है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रासरण दाब का मापन। तो प्रासरण दाब का मापन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है प्रासरण दाब को मापने का। एक बर्कले तथा हर्टले की विधि से हम प्रासरण दाब का मापन करते हैं। ठीक है। तो प्रिय बच्चों, बहुत सिंपल सी बात, बहुत साधारण से शब्दों में हम आपको इसका डिफाइन करने वाले हैं, जिससे आपको याद हो जाए। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं। तो प्रासरण दाब का मापन, मेजरिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बर्कले तथा हर्टले की विधि। तो इसमें कैसे किया जाता है, डायग्राम एक देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर हम मैनोमीटर, ये पिस्टन लगा है। यहाँ पर मैनोमीटर, इसमें प्रासरण दाब को पढ़ेंगे हम कितना होगा। इस सिरे पर एक केस नली लगाएंगे। इस तरीके से, और इसमें हम सॉल्वेंट विलायक को भरेंगे। इसमें हम सॉल्यूशन, ये आपका अर्धपारगम झिल्ली है। इस सिरे पर एक हम कीप लगाएंगे। इस तरीके से बंद करने के लिए एक तो इसमें हमने विलायक को लिया है। इस तरीके से हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है। विलयन है, इस तरीके से दर्शा दिया। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम इन चीजों को इसमें भरेंगे तो क्या होगा
इसमें हमने सॉल्वेंट विलायक लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से केस नली में भी इसका तल इस तरीके से भरा होगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें प्रोसेस होना चालू होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि विलायक के अणु जो होंगे वो विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने लगेंगे ऐसे। ठीक है, तो जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलयन में जाने लगेंगे तो केस नली में क्या होगा, इसका तल नीचे गिरने लगेगा। किसका? विलायक का। तो पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाएंगे कि जो विलायक के अणु विलयन में चले गए वो पुनः इसमें आ जाएं, अर्थात जो से केस नली है इसका इसमें तल जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। इतना दाब लगाएंगे तो उसी दाब को मैनोमीटर में पढ़ लिया जाएगा, जिसे ही बर्कले हार्टले विधि से पराशर दाब का मापन यानी पराशर दाब का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से लिखेंगे, क्या कहेंगे कि सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। बर्कले तथा हार्टले की विधि में कहेंगे, देखो पराशरण क्रिया के अनुसार विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली में, किसमें? केस नली, ये आपका पिस्टन है, मैनोमीटर, कीप है ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो क्या कहेंगे, जब पराशरण क्रिया के अनुसार विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के किसमें? विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केस नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगता है। पिस्टन द्वारा विलयन पर इतना दाब लगाते हैं कि केस नली में विलायक का तल अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। पिस्टन द्वारा लगाया गया यह दाब विलयन का पराशर दाब कहलाता है, जिसे मैनोमीटर में पढ़ लेते हैं। तो बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखें। पराशरण क्रिया के अनुसार विलायक के अणु विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलयन में जाने लगते हैं। ठीक है, जिससे केस नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगता है। पिस्टन द्वारा विलयन पर इतना दाब लगाते हैं कि विलायक का तल केस नली में अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। विलयन पर लगाया गया यह दाब ही क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है, जिसे मैनोमीटर में पढ़ लिया जाता है और उसे ही नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो कि विलयन का पराशरण दाब कहलाता है। बात समझ में आई? इसके बाद बर्कले तथा हार्टले की विधि से पराशरण दाब को मापने से लाभ क्या होते हैं पता होने चाहिए। ठीक है, बर्कले तथा हार्टले की विधि से पराशरण दाब मापने से लाभ क्या क्या है, तो वो लाभ आप लोग ध्यान से सुन लें कि इससे शुद्ध परिणाम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पहला लाभ यही है कि शुद्ध परिणाम प्राप्त होता है, और दूसरी चीज ये है कि समय बहुत ही कम लगता है। तीसरी चीज ये है कि उपकरण छोटा तथा आसान होता है। चौथी चीज ये है कि वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवी चीज ये है कि अर्धपारगम झिल्ली टूटने का भय नहीं रहता है। और नेक्स्ट चीज ये है कि विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। तो ये इसके सब लाभ हैं। ठीक है, तो यहीं से मैं समाप्त करता हूं। पराशरण दाब के बारे में आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।